आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें। आज इस खुदनविश्त का 7वां हिस्सा, 7वां बाब, 7th चैप्टर। एक बात बता दूं उससे पहले कि मैं शुरू करूं पढ़ना, कि इस बाब में बहुत सी अंग्रेजी फिल्मों के नाम आएंगे, बहुत से अंग्रेजी अदाकारों के नाम आएंगे, बॉटनी, बायोलॉजी वगैरह के कुछ टर्म्स भी आएंगे। मेरा अंग्रेजी का तलफ़ुज़ माशाअल्लाह, मैं थोड़ा सा पैदल हूं अंग्रेजी के तलफ़ुज़ में, तो पहले से माजरत कर लेता हूं आपसे। मुझसे उम्मीद मत रखिए अंग्रेजी सही पढ़ पाने की। बोल लेता हूं, लिख लेता हूं, बार बार लोगों से सुना है कि आपकी अंग्रेजी के तलफ़ुज़ बहुत ख़राब हैं। उनसे यही बहस करता हूं कि अंग्रेजी मेरी ज़बान नहीं है। अगर आप जितनी आसानी से मैं कहता हूं कि सना खान तक़दीस मशरिक़ कहाँ हैं, आप उर्दू में बोलकर दिखा दें तो मैं भी कोशिश करूंगा। अगर मेरी ज़बान नहीं है तो मेरा तलफ़ुज़ बहुत हद तक सही नहीं हो सकते हैं। जैसे किसी जापानीज़ के अंग्रेजी के तलफ़ुज़ उसकी ज़बान के आसपास घूमेंगे, या किसी चीनवासी। खैर, तो आज आपको सुना रहा हूं और फिर एक दिन का 7वां बाब। उन्वान है वली शेक्सपियर और संत एंसेलम के सहारे। विज़िट ऑफ ऑज में बुज़दिल बबशेर, पीटर पैन में कैप्टन हुक, आई अक्यूज में होजे फरर, माई फेयर लेडी में रेक्स हैरिसन, बेकेट में पीटर ओटूल, द ग्रेजुएट में डस्टिन हॉफमैन, शेक्सपियर वाला में जेफरी कैंडल। 5 से 25 की उम्र में देखी कई फिल्मों में इन अदाकारों पर मैं बिल्कुल फिदा हुआ। शायद ये मेरा गुरूर लगे कि फहरिस्त में किसी हिंदुस्तानी अदाकार का नाम नहीं है। समझाता हूं क्यों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी कोई हिंदुस्तानी अदाकार मुझे पसंद ही ना आया हो। दारा सिंह जी की लगभग हर फिल्म मैंने देखी है, और हमारे अदाकारों में सबसे चमकदार सितारे शम्मी कपूर की तो नकल करते हुए भी मैं हिचकिचाता था। उनकी अदाकारी में बेखौफी, हैरान कुन जिस्मानी और जज्बाती चपलता जैसी खूबियों के जो जौहर थे वो और कहीं नहीं नजर आते। हमारे अपने शहंशाह सनक जिल्ल सुभानी जनाब किशोर कुमार साहब, लेकिन इन दोनों ही को हल्का अदाकार माना जाता है क्योंकि इन्होंने कोई यादगार फिल्म शायद ही कभी की हो। दोनों की अदाकारी आज भले ही दर्शकों को ना सुहाए, पर उस जमाने का कौन सा भारतीय अदाकार अब वैसा नहीं लगता। 2 नाम जबान पर आते हैं, बलराज साहनी और दिलीप कुमार। उस दौर के दिलीप साहब जो हिदायत मानना बर्दाश्त करते थे, जिनकी अदाकारी की लताफत और गरिमा ने
उन्हें बाकी सबसे उनको कोसों आगे रखा और वक्त से पहले बनी गाइड में देवानंद की वैसी सच्ची अदाकारी दोबारा कभी नहीं दिखी। महमूद साहब हिंदी फिल्मों के शायद सबसे कुशल अदाकार थे, पर चैपलिन के मेयार के आसपास भी नहीं पहुंचते। हालांकि अपना राग अलापने में उनसे भी आगे थे। एक अनोखे बहुमुखी अदाकार थे याकूब, जो सोहराब मोदी की तड़क भड़क, संवाद अदायगी और मोतीलाल के नपे तुले स्टाइल के नीचे दफन होकर भुला दिए गए। अमिताभ बच्चन ने जो काम करने लायक समझे उन पर शायद सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उनकी कार्यनिष्ठा पर हरगिज नहीं। और इसमें कोई शक नहीं कि अपने करियर के आगाज में उन्होंने अदाकारी के कुछ ऐसे सुलगते नमूने दिखाए जो हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं आए थे। इसके अलावा मैं सत्यदेव दुबे की राय से पूरी तरह सहमत हूं कि जनाब प्राण सिकंद दुनिया के सबसे आला बुरे एक्टर थे, बुरे एक्टर इन कोट्स। और फिर वो सारी दिलरुबा गुलबदन खवातीन भी तो थी, वहीदा रहमान और नरगिस। उन जैसी जदीद अदाकाराएं आज तक सिनेमा में नहीं आई। शोख अदा मधुबाला, मूरत समान मीना कुमारी, नाकाबिले बर्दाश्त लुभावनी और पूरी तरह पहुंच से बाहर नूतन, अनोखी मुंहफट चुलबुली परी तनुजा, फड़कती हुई पटाखेदार आशा पारिक, राजश्री, मुमताज, कल्पना और नशीली आंखों वाली 56 छुरियां नादिरा, शशिकला, बेला बोस, कुकू सभी जैसे आला संतराश की रची हुई। उन सबसे गहरा इश्क था मुझे, अब भी है। और रक्स की मलका हेलन, उनका तो कहना ही क्या, उनके जैसी ना कोई थी और ना होगी। लेकिन इनमें से किसी को भी मैं बुनियादी तौर पर प्रेरणा नहीं मानता। हिंदी सिनेमा से दरअसल मेरा साबिका जरा देर से पड़ा। हालांकि पहली फिल्म जो मैंने देखी बहुत दिन हुए वो हिंदी की थी और आज भी याद है मुझे। यह फिल्म दिखाए जाने की वजह शायद ये थी कि कहानी एक बच्चे के बारे में थी। बाबा तब नैनीताल में डिप्टी कलेक्टर थे, लिहाजा हम सब कभी भी सिनेमा हॉल में मुफ्त फिल्म देखने जा सकते थे। अम्मी ने फिल्में देखनी तभी शुरू की जब मैं उनमें काम करने लगा, और बाबा कभी कभार जंग के बारे में अंग्रेजी फिल्में ही देखते। हिंदी सिनेमा के नाम पर उनके नथने फूल जाते, इसीलिए हमें सिर्फ उनकी पसंद की ही फिल्में दिखाई जाती, अंग्रेजी की या दिलीप कुमार की। बहुत दिन हुए दिखाने के लिए मुझे शायद आका भी ले गई होंगी या उनकी छोटी बहन निखत, दोनों हिंदी फिल्मों की दीवानी थीं और जब भी नैनीताल आती तो इस सरकारी रियायत का खूब फायदा उठाती। नागिन फिल्म भी मैंने उन्हीं दिनों देखी, जिसकी वजह से शायद आज तक सांपों से हैबत होती है। और संगीत सम्राट तानसेन, जो हिंदी की पहली रंगीन फिल्मों में से एक थी। बुज़दिल बबर शेर और कैप्टन हुक के बाद ही कुछ जीते जागते कलाकारों ने अपनी छाप छोड़ी। रॉबिन हुड में एरन फिन, रॉब रॉय में रिचर्ड टॉड, स्कारामूश में स्टुअर्ट ग्रेजियर,
शेन में एलन लैड। न जाने क्यों जिन अदाकारों के नाम सबसे पहले मेरे दिमाग में घर कर गए वो थे शेली विंटर्स, देवानंद और जॉनी वॉकर। अजमेर में बाबा की कड़ी निगरानी के बावजूद फिल्में फिर से मुझ पर अपना माया जाल फेंकने लगी। सिम की हफ्तावार फिल्मी दावत से महरूम अब मेरा ध्यान उन हिंदी फिल्मों की तरफ खींचने लगा जो हर वक्त चलती थीं। इतवार को अंग्रेजी फिल्म देखने की छूट तो अब भी थी, पर हिंदी फिल्मों के इश्तेहार चारों तरफ देखकर मुझ में पागलों जैसी जिज्ञासा उठती, क्योंकि उनमें से बहुत कम देखी थी मैंने। पता नहीं ये सच्ची जिज्ञासा थी या अनबूझ ललक जिसे तृप्त करना जरूरी था। चुनांचे मेरी साइकिल अक्सर स्कूल जाते वक्त अपने आप प्रभात या न्यू मैजेस्टिक टॉकीज की तरफ मुड़ जाती और दोपहर का मैटनी शो देखने के लिए स्कूल से मैं चंपत होने लगा। प्लाजा टॉकीज के मालिक के बेटे से दोस्ती और फिर वहां मुफ्त फिल्में देखना मेरी लगातार वहां मौजूदगी की देन था। मैटनी में बी ग्रेड मूवीज या पुरानी क्लासिक फिल्में चलती थीं। बहुत सारी क्लासिक तो बर्दाश्त के बाहर होती, लेकिन दारा सिंह जी की बेसर पैर फिल्मों पर मैं लट्टू हो गया। आगे चलकर पता चला कि तब डूबते हिंदी फिल्म उद्योग को बचाने में और फिर बिगाड़ने में भी उन फिल्मों का कितना बड़ा हाथ था। दारा जी की उन फिल्मों को भौंडा भी कहना, उनकी सराहना ही करना होगा। उनमें कुश्तियां ही कुश्तियां होती जिनको किसी भी तरह आपस में जोड़ दिया गया होता। पुरानी डगलस फेयरबैंक्स या नई स्टीव रीव्स की फिल्मों से कहानियों के टुकड़े उड़ाकर यकीन न आने वाले उन्वान होते उन फिल्मों के। सखी रॉबिन, फौलादी मुक्का, रॉकेट, टार्जन, रुस्तम, ट्रिप टू मून। पढ़े लिखे लोग उनके नजदीक भी नहीं जाते थे, पर ये चलती खूब थी। मैंने तकरीबन हर एक देखी, पता नहीं क्यों। शायद जानना चाहता था कि आखिर ये फिल्म कितनी बुरी हो सकती है। और सच्ची बात तो ये है कि वो उन अच्छी हिंदी फिल्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा घटिया नहीं थी। जहां एक तरफ दारा सिंह से मेरा जी नहीं भरता था, दूसरी तरफ दिलीप कुमार साहब की अदाकारी की बेमिसाल खूबियों का भी अब एहसास होने लगा था। इन दोनों हजरात को अगर पता चल जाता कि उन्हें एक ही तराजू में तौला जा रहा है तो शायद ही खुश होते। बलराज साहनी की खरी इब्तदाई कलाकारी, काबुली वाला, 2 बीघा जमीन मैंने काफी बाद में देखी। मेरे वक्त में तो वो सिर्फ एक नेक बड़े भाई या ईमानदार पुलिस वाले के उबाऊ किरदार ही करते रहे। खानदानी या सामाजिक फिल्में देखने का तो मुझे ख्याल भी नहीं आता, लेकिन और जो कुछ हाथ लगा मैंने देखा। उनमें अंग्रेजी में डब की हुई फेलिनी की द स्वीट लाइफ, ब्रिजेट बारोद की द ट्रुथ और कोलोस की वेजेस ऑफ फियर जैसी नायाब फिल्में भी शामिल थी। एक बड़ी गर्म फिल्म थी जो एक इतवार को लगी थी, रह गई। लेकिन विक्टोरियो दिस्का की 2 विमेन असल में दूसरी आलमी जंग के दौरान इटली पर ढाए मजालिम के बारे में थी और अफवाह के मुताबिक गठीले बदन वाली हसीना सोफिया लॉरेन के ओढ़िया सीन थे उसमें।
अगर देशका साहब को खबर लगती कि कई कड़े सवाल उठाती उनकी ये संजीदा फिल्म उत्तर भारत के एक शहर के इश्तिहारों में न सिर्फ चटपटे से चटपटा कहला रही है, बल्कि शहर का हर राल टपकाता लंपट उसे देखने पहुंचा है, तो उनका क्या रद्द अमल होता, इसकी मैं कल्पना नहीं करना चाहता। सेंट एंसलन में मेरे साथ गिरीश टंडन भी 9वीं क्लास दोहरा रहा था। जब नया साल शुरू हुआ तो फौरन हमारी दोस्ती हो गई और जल्द यह भी पता चल गया कि हम दोनों को फिल्में देखने का एक जैसा चस्का है। बाबा अभी भी सुबह की मैटनी देखने की इजाजत दे देते और टिकट के पैसे भी। बाकी दिनों में दोपहर या शाम की हिंदी फिल्में देख पाना अलबत्ता एक मसला था। दिमाग भिड़ाकर हमने योजना बनाई कि हिंदी फिल्में कैसे देखी जाएं। गर्मियों में स्कूल 1:30 बजे तक चलता था, लिहाजा हमने दोपहर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों की कहानी गढ़ी और क्रिकेट वाले पूरे कपड़े अलावा बैट और पैड पहनकर साइकिल पर क्रिकेट खेलने जाने लगे। शुक्र है दोनों ही के वालिदैन ने उन मैचों की कोई तफसील नहीं पूछी। अगले इतवार 2 वुमेन जो सिर्फ बालिगों के लिए थी देखना लाजिम थी। हमने अपने घरों पर बताया कि उस दिन स्कूल में एक बेहद जरूरी मैच है। टिकट खरीदने के लिए मैंने अम्मी की संदूकची पर हाथ साफ किया और इतवार तक पैसे अपनी अंग्रेजी किताब में छुपा कर रखे। क्रिकेट लिबास में अच्छे खासे नमूने लगते हुए हम शो से 1 घंटा पहले न्यू मैजेस्टिक पहुंचे, साइकिलों को किनारे लगाया और एक बल खाती कतार में जुड़ गए जो मील भर लंबी लगी हुई थी और जिसमें शहर का हर मवाली शामिल था। पसीने से तर बगलों और नुकीली कोहनियों से बचते बचाते हम दोनों मुट्ठियों में अपने बेशकीमती और अब तक खासे नम हो चुके रुपयों के नोट थामे कछुए की रफ्तार से टिकट की खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे। बिल आखिर जब हमारी बारी आई तब तक हमारे सफेद कपड़े मैच समाप्ति वाली हालत के हो चुके थे। गहरी मर्दाना आवाज में बोलने की कोशिश करके मैंने जो पैसे खिड़की के सरिये से अंदर डाले फौरन लौटा दिए गए। नहीं खिलाड़ी, यह फिल्म सिर्फ बड़ों के लिए है। इस नाइंसाफी पर मैं हकलाता रह गया। लेकिन मैं तो बालिग हूं। यह कोई पहला मौका ना था जब मैंने अपनी कम उम्री को खूब कोसा। कुछ ही पल में हमें किनारे ठेल दिया धक्का देती भीड़ ने, जो अब सोफिया लॉरेन के खूबसूरत जिस्म को अपनी कामुक नजरों से पीने जा रही थी। कोई क्रिकेट मैच इतनी बेइज्जती से नहीं हारा गया होगा कभी भी। 2 वुमेन उस रोज ना देख पाने का अफसोस कई साल रहा, लेकिन सिनेमा हॉलों की मेरी जियारतें बंद न हुई न कम हुई। उन ज्ञान मंदिरों की यादें मेरे दिल में अब भी महकती हैं। अलग अलग यूरोपीय स्टाइल के उन सिनेमा हॉलों के अंदर की सजावट काफी एक सी होती। कांच के चौखटों में फिल्मों के सीन, घुमावदार सीढ़ियों के साथ चलते चौड़े पैनल जिन पर फिल्मी सितारों के फोटो लगे होते। कभी कोई भारतीय सितारा उनमें न था। स्क्रीन के आगे बैगनी रोशनी में भीगा पर्दा लटका होता, जो तवील इंतजार के बाद ड्रामाई संगीत के साथ उठता और आखिर मेहराब के ऊपर लहराते पताकों और अंगूर के गुच्छों के बीच तुर्रियां बजाते नन्हे गोल कूलों वाले फरिश्तों के अलावा कुछ और देखने को मिलता।
पॉपकॉर्न का नाम सिर्फ सुना था हमने, पर इंटरवल होने वाला होता तो चाय समोसे वालों की फलक शिगाफ पुकारें शुरू हो जाती। उन सिनेमा हॉलों के नाम याद आते ही मेरे दिल की धड़कन 48 फ्रेम प्रति सेकंड हो जाती है। नैनीताल में एक कैपिटल और लक्ष्मी, अजमेर में प्रभात और न्यू मैजेस्टिक, मसूरी में रियाल्टो, मेरठ में पैलेस और सेम का वो कॉन्सर्ट हॉल जहां इब्तिदाए इश्क हुआ था। सेम के उस हॉल के अलावा सब के सब नेस्त तो नाबूद हो चुके हैं। कॉन्सर्ट हॉल जैसी एक जगह सेंट एंसल्म में भी है, लेकिन ड्रामों के लिए कभी कभार ही इस्तेमाल होती। उसके एक हिस्से में क्लास लगती और बाकी में वाद विवाद के मुकाबलों के अलावा गणमान्य मेहमानों की उबाऊ तकरीर भी सुननी पड़ती हमें। कभी कभार पुरानी पौराणिक फिल्में दिखाई जाती जिनमें दारा सिंह नहीं थे, लिहाजा मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रोजेक्शन का ढंग बेकार था, आवाज बहुत ही खराब, हर रील के बाद फिल्म रुक जाती। और फिर एक दिन घर जाने के लिए मैं साइकिल निकाल रहा था कि एक खुली लाल रंग की विलीस जीप धूल उड़ाती स्कूल में दाखिल हुई। जो गोरे साहब चला रहे थे उनका चेहरा देखा हुआ सा लगा। पहचानने में तकरीबन 30 सेकंड लगे मुझे। ये जेफरी कैंडल थे, साथ में उनकी बीवी लॉरा, बेटी फेलिसिटी और एक बांके हिंदुस्तानी मार्क्स मर्च जो कैंडल साहब के नाटक दल शेक्सपियराना में कई साल शामिल रहे। सेंट जोसेफ में कैंडल साहब के नाटक देखकर मैं उनका मद्दा हो गया था। वहां हर साल उनकी आमद का इंतजार रहता पूरे स्कूल को। पर्दे पर मैंने जिन अजीम कलाकारों को देखा था, कैंडल साहब किसी तरह कम नहीं थे उनसे, और उन्हीं की तरह पहुंच से बाहर, ना छुए जा सकने वाले, साहिराना लगते थे मुझे। सिगरेट होल्डर दांतों में दबाए धुआं छोड़ते ये सुर्ख चेहरे वाले दैत्य जीप से उतरे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे सामने। मैं आंखें फाड़े उन्हें निहार रहा था, इस बात से बेखबर कि आगे चलकर उनकी मिसाल किस दर्जा मुतासिर करेगी मुझे, और उनका काम ना सही, काम के प्रति उनके रवैये की याद मुझे किस कदर आती रहेगी। उस मुलाकात के एक मुद्दत बाद मेरी उनसे कुछ निजी बातचीत हुई, जिसके दौरान उन्होंने बतलाया कि शेक्सपियर के प्रचार प्रसार के लिए शेक्सपियराना बनाया गया था। दूसरी आलमी जंग के दौरान फौजियों के मनोरंजन के लिए जब कैंडल भारत तैनात किए गए तो उन्हें यह मुल्क भाग गया, और उन्होंने तय कर लिया कि इंग्लैंड के व्यापारिक अजबाती थिएटर में घटिया काम करने के बनिस्बत जिस काम से उन्हें लगाव है वो करके, और जिन लोगों को उसकी जरूरत है उनके लिए करके कहीं ज्यादा तसल्ली मिलेगी। लिहाजा उन्होंने एशिया के स्कूल कॉलेजों के छात्रों के लिए शेक्सपियर के ड्रामे करने शुरू किए, कभी कोई व्यापारिक मंचन किए बिना। उनका दिल इस उप महाद्वीप भर में ही नहीं, उनका दल, माफ कीजिएगा, उनका दल इस बहुत माफी चाहता हूं मैं, उनका दल इस उप महाद्वीप भर में ही नहीं बल्कि लगभग पूरे एशिया में घूमा। कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था,
कोई घर नहीं, जहां दर्शक मिले वहीं नाटक करने को तैयार। थिएटर के तई उनका यह सूफियाना नजरिया और ऐसी काबिलियत, दोनों से मेरा सामना उससे पहले नहीं हुआ था। दर्शकों तक सफाई से अल्फाज पहुंचाने का उनका दर्शकों तक सफाई से अल्फाज पहुंचाने का उन सब अदाकारों में जो हुनर था वो मुझे लामिसाल लगा। शेक्सपियर के नाटकों में इतना मानी डालते हुए मैंने बहुत कम एक्टरों को देखा है या सुना है। लेकिन कैंडल साहब की सच्ची अजमत मैंने बहुत बाद में पहचानी। बचपन में तो बस इतना काफी था कि जिंदगी में मामूली सा दिखने वाला वो शख्स मंच पर खुद को किसी भी रूप में कैसे हैरत अंगेज तरीके से ढाल लेते हैं, कोई हाय हाय किए बिना। जुनूनी हैमलेट से पल भर में हमारी नजरों के सामने दिलेर हेनरी पंजुम से कमीने शाइलॉक, फिर पलक झपकते गमज़दा ब्रूटस या शक्की ओथेलो बन जाते बड़ी सहजता से। उनकी आवाज में पुराने शाह बलूच जैसा जोर था। उनका शरीर किसी भी हरकत के काबिल लगता। जितनी आसानी से दब्बू या बेवकूफ दिखते, उतनी ही सहजता से विशाल और डरावने भी, और जरूरत पड़ने पर गायक भी हो जाते, और जरूरत पड़ने पर गायक भी हो जाते। उनकी अदाकारी में, और मैंने कमोबेश 40 बरस उनका काम देखा है, एक बार भी ये नहीं लगा कि कलाम को सफाई से पेश करने के अलावा उन्हें और कोई सरोकार है। कैंडल साहब ने मुझ पर हमेशा वही असर छोड़ा जो पिछले जिंदगी में उस मंच पर रहे उस पुरस्कार इंसान ने मुझ पर छोड़ा था। मंच पर उनके साथ खड़े होने की तमन्ना मेरी मंजिल मकसूद बन गई। खैर, वो लाल जीप जिसमें मंच सज्जा का सारा सामान भी लदा हुआ था, उन्हें मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल गिब्सन ने उधार दी थी। तय हो जाने वाली मेहराबों की एक जोड़ी, एक तख्तनुमा कुर्सी और एक स्टूल। वो अमूमन मंच पर इतना ही सामान इस्तेमाल करते थे। साइकिल एक किनारे पटक कर मैं जीप की तरफ लपका। उनके साथ बातचीत हो सकती है ये सोचकर दिल पे काबू हो रहा था। सामान उतरवाने में मेरी मदद से वो ज्यादा खुश नजर नहीं आए, पर इनकार करें इससे पहले मैं जुड़ गया। थोड़ी निराशा हुई कि कितना कम साजो सामान था, पर उसे सभागृह में पहुंचाकर मैं आसपास मंडराता रहा, रिहर्सल देखने की उम्मीद में, जिसके शुरू होने के कोई आसार नजर नहीं आए। फिर जब मैं जरूरत से ज्यादा चिपकने लगा तो एक रूखे अच्छे शुक्रिया और मुसाफहे के साथ मुझे रुखसत किया गया। घर जाते हुए मेरी साइकिल के पर निकल आए। उस मेहमान कलाकार से हाथ मिलाया था मैंने। मेरी तरह इंसान ही थे, उनको छू के देखा था मैंने सोचा पहला मौका मिलते ही उनके सामने दिल खोलकर रख दूंगा, अपने दल में शामिल करने की मिन्नतें करूंगा, पीछे पड़ जाऊंगा, शाइलॉक का कोई संवाद भी सुना दूंगा। वो तो मुझे कब से याद है। इनकार नहीं कर सकेंगे। अब जब शेक्सपियराना में सिर्फ 4 ही लोग हैं, एक और शख्स तो यकीनन उनके काम का, एक शख्स तो उनके काम का साबित होगा। जो वो कहेंगे करूंगा, तय मान करके मैं उन्हें चित करके रख दूंगा। मैं फिर हवाई महल खड़े करने लगा। मैं शेक्सपियराना के नाटकों के साथ घूम रहा हूं,
जबकि मेरे बेचारे साथी फिजिक्स और मैथ में अपनी मगजमारी कर रहे हैं। वालिदैन को यह खबर देने के छोटे से मामले को तो कैनल साहब संभाल ही लेंगे। बाबा बहरहाल अंग्रेजों को बहुत मानते हैं। शेक्सपियराना जब नैनीताल आता तो स्कूल में जश्न का समा छा जाता। आमतौर पर 10-15 लोगों का दल स्कूल के दिल की धड़कन बन जाता। उसमें कुछ नौजवान हिंदुस्तानी आकांक्षी भी थे जो बाद में ज्यादा हरी भरी चरागाहों की तरफ निकल गए। डाइनिंग हॉल हो या खेल का मैदान या मंच, हमारे बीच शेक्सपियराना के कलाकारों की मौजूदगी हर चीज में जान फूंक देती। निहायत मिलनसार थे वो लोग, जो अनेक भूमिकाएं निभाने का भी लुत्फ ले रहे थे। वाह, क्या नसीब था उनका। शेक्सपियराना नाटकों का ढांचा सरल होता और लिबास काम चलाऊ, लेकिन अदाकारी की सच्चाई और बोलने के अंदाज से उनके ये दो टूक पेशकश गैर मामूली बन जाते। टूटे रिकॉर्ड की तरह ही सही, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि शेक्सपियर के अल्फाज की ऐसी बेहतरीन अदायगी जिंदगी में दोबारा मैंने विलायत में भी कभी नहीं देखी। वक्त के साथ शेक्सपियराना सुकड़ता चला गया और उसे कलाकार अपनी अपनी राह निकल पड़े, लेकिन जेफरी और लॉरा की लगन और अपने चुने रास्ते में उनका अकीदा आखिर तक बना रहा। 1985 तक बस दोनों रह गए थे। मैंने वो शो देखा जो शायद उनका आखिरी साबित हुआ। बेजार होने के बजाय वो कुदरत के शुक्रगुजार थे कि उन्हें वैसी जिंदगी जीने की तौफीक मिली जैसी वो जीना चाहते थे। इतने सुकून से अपने आखिरी दिन कम ही लोग गुजार सकते हैं, इस यकीन के साथ कि जिंदगी में उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया। 70 से ऊपर के ये दोनों बुजुर्ग जिस शौक से काम कर रहे थे वो थिएटर से मोहब्बत और उसकी खिदमत का एक ऐसा सबक था जो कोई ड्रामा स्कूल नहीं सिखा सकता। कैनल परिवार का मैं ताउम्र एहसानमंद रहूंगा, पर उस दिन सेंट एंसल्म में जेम्स फ्रॉम शेक्सपियर के शो के बाद हुआ ये कि कैनल साहब थके पसीने से शराबू और कपड़े बदल रहे थे कि मैं किसी तरह ग्रीन रूम में घुस गया। आधे कपड़ों में मलबूस उस विशालकाय शख्स ने जब नीचे मुंह करके मुझे घूरा तो जो इल्तिजाएं मैंने हिफ्ज की थी मेरी खोपड़ी से हवा हो गई। कुछ कहे बिना उन्होंने मेरे हाथ से ऑटोग्राफ बुक ली, दस्तखत किए और मुंह फेर कर कपड़े पहनने लगे। मैं उल्टे पांव खिसक लिया अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी ऑटोग्राफ लेकर। उसके बाद 12-1 साल तक मैंने कैनल साहब को न देखा न उनके बारे में सुना, पर यह मुलाकात ऐसी थी जिसने सचमुच मेरे सपनों को चिंगारी दिखा दी और मुझसे यह तहैया करवाया कि अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेकर वाकई कुछ करूं। सेम की तरह सेंट एंसलम में हर एक को सारे मज़ामीन पढ़ना जरूरी नहीं था। आप कला, मैथ या जीव विज्ञान में से एक चुन सकते थे। गणित के राक्षस से बचने का खुदादाद मौका देखकर मैंने सोचा कि आर्ट्स पढ़ूं। सिर्फ अंग्रेजी साहित्य, इतिहास और समाज विज्ञान तो खेल होता, पर उस योजना पर बाबा ने फौरन पानी फेर दिया। वो अभी भी मेरे लिए बकौल उनके एक बाइज्जत पेशा शायद डॉक्टरी के सपने देख रहे थे। लिहाजा मेरे सर पर जीव विज्ञान लाद दिया गया।
जीव विज्ञान का जो कुछ आज मेरी यादों में बचा है वो है दो शब्द, डाइकोटिलेडॉन्स, पैरामेशियम। जीव विज्ञान का जो कुछ मेरी यादों में बचा है वो है दो शब्द, डाइकोटिलेडॉन्स और पैरामेशियम। इनके मतलब भी याद है, लेकिन वनस्पति विज्ञान हो या जीव विज्ञान, इनके बारे में मैं और किसी जानकारी का बिल्कुल दावा नहीं करता। और फिर एक दिन स्कूल में नाटक के मुकाबले का ऐलान हुआ। हर दर्जे को आधे घंटे का नाटक पेश करना था, जिनमें से पहले दो सालाना जलसे में होने वाले थे। उसे पहल हम ही को करनी थी। मेरे मन में कैंडल के शाइलॉक की याद ताजा थी, लिहाजा मैंने फौरन फैसला कर लिया कि हमारे दर्जे को क्या करना चाहिए। और चूंकि किसी और ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए मेरा सिक्का चला। एक नए दोस्त जे.आर. खान और हमेशा के साथी गिरीश टी भी मेरी कोशिश में शामिल हुए। मुद्दत से बंद पड़ी ड्रामाई लिबास की अलमारी ऊपर से नीचे तक तलाश करके हाथ लगाए खबीस सा खंजर और एक भूरे रंग का चोगा, जो शायद किसी फ्रांसिस्कन भिक्षु ने दान किया होगा। खंजर नहीं, चोगा। साथ में एक ऐसा लिबादा जो वकीलाना जैसा कुछ लगता था, और एंटोनियो वगैरह के लिए कुछ मखमली पतलून और जैकेट, जो मेरे ख्याल में वेनिस के लगते थे। हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ अंश पेश करने वाले थे, जिसमें जाहिर है शाइलॉक मैं बना और मर्द बनी पोर्शिया का किरदार निभाया। मेंढकों की सबसे अच्छी चीर फाड़ करने वाले सीपी शास्त्री ने। जरूरी नहीं कि यह भूमिका करने का इस बात से कोई ताल्लुक हो कि आजकल वो शिकागो में इंसानी डॉक्टर हैं। जे.आर. ने बेहतरीन दाढ़ी चिपकाने का वादा किया और सबूत में क्रेप के रेशों का बंडल और रबर के गोंद की ट्यूब दिखाई। दरगाह बाजार से खरीदी हुई कान में ठूसी जाने वाली दाढ़ी से मुझे निजात मिली, पर वहीं से ली हुई गोल टोपी काम आ गई। कुछ साल पहले सेम्मे ज़हीर को बेस्ट एक्टर के इनाम में मिली शेक्सपियर के मजमूए की किताब, जो तब से धूल खा रही थी, उसे झाड़ पोंछ कर मैंने जिन हिस्सों का मुतालिया करना था उन पर निशान लगाए। शाइलॉक के तमाम रसीले संवाद उसमें सबसे पहले शामिल करके मेरा अपना रोल तो कब से तैयार पड़ा था। रहता बस ये था कि दूसरों को उनकी लाइनें याद कराई जाएं। हम चारों के ग्रुप में मंच का तजुर्बा मुझे ही था, लिहाजा मैंने ही सबको हिदायत दी। हैरत अंगेज बात यह है कि उस ड्रामे का रियाज करते बड़ी आसानी से मैं समझ पाया कि मंच पर किसको क्या करना चाहिए। क्रिकेट के अलावा एक यही काम था जिसमें ऐसी रवां दवां खुशी का एहसास हुआ। इत्तेफाक के उन्हीं दिनों मुझे स्कूल की क्रिकेट टीम में भी ले लिया गया और अब क्रिकेट मेरे लिए रिहर्सल में जाने का बहाना बन गया। क्रिकेट के बहाने पहले सिनेमा देखना, अब रिहर्सल पर जाना, कोई हैरत की बात नहीं। क्रिकेट से मुझे इतना लगाव है, सेम में जो पाबंदियों की भरमार मुझे हमेशा कचोटती और दिमाग में जो बदमजाक लहरें उठती रहती, उनसे अब कुछ निजात मिलने लगी। मुकम्मल नाकारा होने का एहसास और ये यकीन कि मैं महज अहमक हूं,
खत्म तो नहीं हुआ, कम जरूर हुआ, अभी भी पूरी तरह से नहीं। बहरहाल इस नए स्कूल में अब तक मेरी उस नए स्कूल में अब तक मेरी बेवकूफ़ी के पैमाने से कोई वाकिफ नहीं था। लोग मेरी बात सुनने और कभी कभी उसकी तायीद करने लगे। ये भी पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी खुद एतमादी बढ़ने लगी। शो का दिनांक पहुंचा। हम हार नहीं सकते, मुझे यकीन था। दो एकांकी द अगली डकलिंग और द रेफरी 10वीं और 11वीं क्लास ने पेश किए। पहले वाले में अशोक वाही नाम के एक बंदे ने रानी की अच्छी खासी भूमिका अदा की, और दूसरे में जो पहचान की गलतफहमी के बारे में था, क्रिकेट कप्तान अरविंद आलूवालिया की दोहरी भूमिका थी। हमारा मर्चेंट उन दोनों से पहले पेश हुआ। मंच पर होना मेरे लिए गोया गुनगुने गुलाब जल में गोता लगाने जैसा था। मैं वहां से हटना ही नहीं चाहता था। हमारा नाटक जूनियर्स के बाद हुआ और ऐसा लगा कि एक लम्हे में खत्म हो गया। मालूम नहीं मुझे तस्कीन हुई या कोई और एहसास। सब कुछ इतनी जल्दी गुजर गया कि ना मेरी भूख पूरी हुई, ना नीयत भरी। उस मंच पर हमेशा टिके रहना चाहता था। मुझे इससे सरोकार नहीं था कि अदाकारी कैसी रही। कैंडल साहब की नकल के तौर पर बुरी नहीं थी, पर असली खजाना जो उस दिन हाथ लगा वो था एक ऐसी तवानाई जो मैंने अपने में पहले कभी महसूस नहीं की थी, और जिसे जब मैं मंच पर जाता हूं अब भी महसूस करता हूं। मैंने अपने आप को कुछ ऐसी हरकतें करते पाया जिनका पहले रियाज नहीं किया था, लेकिन जो मैं पूरे यकीन और नाजरीन की तायीद के साथ कर रहा था। कोई इल्हामी हाथ रास्ता दिखा रहा था, ऐसा लगा मुझे। यही सबब है कि तारीफ के लिए शुक्रगुजार होकर भी मैं अपनी कामयाबियों यही सबब है कि तारीफ के लिए शुक्रगुजार होकर भी मैं अपनी कामयाबियों का या नाकामियों की मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं लेता, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाता हूं कि नाटक देवता मेरी तरफ से मुंह न फेर लें। उस दिन कबूलियत का जो नशा मैंने महसूस किया, उसकी खुशी आज भी है मुझे, बावजूद इसके कि सालाना जश्न में हम द रेफरी के सामने हार गए। लेकिन अगली सुबह द रेफरी के डायरेक्टर रेवरेंड सेड्रिक फर्नांडिस हमारे दर्जे में आए और मुझे अलग ले जाकर बोले, तुम तो बहुत अच्छे एक्टर निकले। ये लम्हा मेरी जान है, न सिर्फ इसलिए कि रेवरेंड सेड्रिक मेरे पहले रहनुमा बने, बल्कि इसलिए भी कि जिंदगी में पहली दफा मुझसे कहा जा रहा था कि मुझ में कोई काबिलियत है। रे सेड्रिक के हाथ में कुछ टाइप किए हुए पन्ने थे। कुछ देर तक वो उन्हें खड़खड़ाते रहे। लग रहा था कि यह बात कहने में मुश्किल हो रही है उन्हें। फिर
सालाना जश्न में आलूवालिया का रोल करोगे? इससे पहले कि वो पन्ने मुझे थमाते, मैंने हाँ कहकर उसे छीन लिया। क्लास के बाद रिहर्सल के लिए रुक सकते हो? मैंने उन्हें कहा, रिहर्सल के लिए मैं अंगारों पे चल सकता हूं, कांच के टुकड़े चबा सकता हूं। आलूवालिया से राय मशवरा करने या हमदर्दी जताने की बात मुझे नहीं सूझी। बाद में गालिबन वो फौज में भर्ती हो गया, इसलिए अपनी भूमिका का एक जूनियर के हाथों खोकर वो गम से चूर चूर तो नहीं हुआ होगा। मेरी रिफत परवाज और बढ़ी। कई दिन तक मैं बादलों की सैर करता रहा। सालाना जश्न हुआ, अम्मी बाबा नहीं आए। 2 इनाम दिए गए। अव्वल अदाकारा अशोक वाही और अव्वल अदाकार मैं। हम दोनों को एक एक लिफाफा थमाया गया, जो खोलने पर खाली निकला। मुझे लगा कि कुछ तो गलती जरूर हुई है। मैंने उसे बार बार खोला, फिर फाड़ के भी देखा कि हो सकता है वो 100 का नोट एक तरफ चिपक गया हो कहीं, पर नहीं, वो मुकम्मल तौर पर खाली था। इसके बावजूद मेरे जोश की अब कोई सीमा नहीं थी। घर पहुंचने और ठंडा खाना अकेले खाने तक मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। कोई भी चीज अब रुकावट नहीं बन सकती। ये बात किसी रोज बाबा को बताने का ख्याल भी कुछ ज्यादा हिम्मत शिकन नहीं लगा। अपने फैसले पर इतना भरोसा था कि मुझे जिंदगी यकायक जीने के लायक लगने लगी। उस रात नींद बिल्कुल नहीं आई, और आज भी नाटक का शो करने के बाद बड़ी मुश्किल से आती है। तो यह था नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त का 7वां बाब। फिर दोहरा दूं, आने वाले पीर सोमवार यानी मंडे को नसीर साहब की सालगिरह है। आप में से कोई उन्हें कोई संदेश, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम उन्हें नसीर साहब तक पहुंचाने का वादा करते हैं आपसे। कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।